हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। विश्व पर अमेरिका के जो है आधिपत्य के राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करें। देखिए, यहाँ आधिपत्य भी हो सकता है, यहाँ वर्चस्व भी हो सकता है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होना। एग्ज़ाम में हिंदी के शब्दों में बहुत ही अंतर आपको दिखने को मिलता है। कहीं आपको आधिपत्य भी दे देते हैं, कहीं आपको हजमनी भी दिया जा सकता है और कहीं वर्चस्व भी दिया जा सकता है। इसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि अपना एक अधिकार। तो ये क्वेश्चन को समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन समझ के आंसर याद करने की कोशिश करते हैं और वो उनके लिए जो है सही नहीं रहता है। कहते हैं जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक जो है आप आंसर करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो यह क्वेश्चन को समझिए कि विश्व पर अमेरिका के आधिपत्य के राजनीतिक प्रभाव पर विश्लेषण करें, यानी विश्व पर अमेरिका के वर्चस्व के राजनीतिक प्रभावों का हमने यहाँ पर विश्लेषण करने हैं, बताने कि अगर क्या था। अगर हम अमेरिका के वर्चस्व के राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक आयाम पर विचार करें तो बिना अमेरिकी आधिपत्य को पूरी तरह से सैन्य या आर्थिक दृष्टिकोण से देखना गलत होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के पास राजनीतिक और वैचारिक, आइडियोलॉजी और सांस्कृतिक आयाम पर विचार किए बिना अगर हम इसके सैन्य या आर्थिक दृष्टिकोण से देखना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हमें अगर देखना है तो उनको हर एक कंडीशन को जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। और इन अर्थों में आधिपत्य जो है समिति बनाने की क्षमता के बारे में भी है। देखा जाए तो सहमति बनाने की क्षमता में भी इस बात को रखी गई है। और ये हजमनी का संबंध जो है, यानी देखा जाए तो वर्चस्व का संबंध सामाजिक भी हो सकती थी, राजनीतिक भी है और विशेष कर वैचारिक श्रेष्ठता उस समय थी। क्योंकि आपको पता है अमेरिका और यूएसएसआर में जो 45 साल के जो संघर्ष चले, कहते हैं 45 साल कम नहीं होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और अंत में अमेरिका की ही जीत हुई। सोवियत संघ जो था विघटित हो गई और अमेरिका का ही एक वर्चस्व रह गया। और अमेरिका शुरू से ही जो है सुपर पावर बनना चाहता था और आज भी जो है अपनी सुपर पावर की होड़ में बना ही हुआ है। कहते हैं आज कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका के टक्कर दे सके, और उसकी अपनी सर्वश्रेष्ठता का जो है उसने विशेष ध्यान रखा है। कहते हैं वर्चस्व तब उत्पन्न होती है जब प्रभुत्वशाली वर्ग के दुनिया को उसी तरह देखने के लिए राजी करके उसकी सहमति हासिल कर लेता है जिसके दुनिया को देखते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभुत्वशाली का अर्थ यही होता है कि कोई व्यक्ति अपने ताकत से उसको भी अपने जैसा बना ले या अपने जैसे देखने के लिए मजबूर कर दे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने यहाँ पर बात देखा होगा, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आपका विचारधारा सत्य पे आधारित है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो कंपनी का जो है फ्रॉड विचारधारा है, गलत विचारधारा है, तो आप कंपनी के लिए ही काम करोगे। ठीक है, अपनी विचारधारा वहाँ नहीं लगाओगे, क्योंकि जिस प्रकार कंपनी ने आपको जॉब दी है, जिस लिए आप जॉब दिया है, वही आपको करना पड़ेगा। अब राजनीतिक में भी देख लीजिए, कहते हैं जब कुछ व्यक्ति अच्छा कर रहे होते हैं तो उसको राजनीतिक पार्टी जो है कैसे भी करके उसको गलत साबित कर देती है। बहुत से ऐसे राजनीतिक में उदाहरण है, मुझे इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कोई अगर राजनीति में कुछ अच्छा होता है तो दूसरा पार्टी ऑब्जेक्शन डालेगा ही डालेगा, और डालेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि भाई उनको तो अपनी राजनीति सिक्का चलाना है। और कंपनी में भी यही होता है, कोई व्यक्ति का उद्देश्य गलत भी होता है, फिर भी कंपनी में जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं उनको उन गलतियों को भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं गलतियों को उनको पैसा दी जाती है। लेकिन ये बात गलत है। जो चीज़ जहाँ पर गलत है वो सदैव गलत ही होगा, जो सही है वो सदैव सही ही होगा। कहते हैं दोस्तों, गलत को आप सही नहीं कर सकते और सही को गलत आप नहीं बना सकते, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हर एक मंत्री हो चाहे बड़े बड़े कंपनी के धारक हों, मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप सिस्टमैटिक चलिए, क्योंकि ये जनता आपके लिए है और जनता आपके चीज़ों का ही प्रयोग करती है। और इवन कि सरकार भी आप
इन्हीं के कारण भी सरकार बनती है। तो जनता को इतना बेवकूफ़ न बनाएं। जनता को जितना आप बेवकूफ़ बनाइएगा उतना जनता जो है आपसे दूर होती चली जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब सोचिएगा कि यहाँ पर किस कारणों से जनता को बेवकूफ़ बनाई जा रही है। दोस्तों, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर सरकार के पास बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यही रहता है कि जनता को सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये लोग इसलिए बनाते हैं कि आपस में पार्टियाँ लड़ती रहती है और बाद में जब सरकार बनाने की वक्त आती है तो ये एकजुट होकर सरकार अपना बना लेती हैं। पहली तो बेवकूफ़ ये बनाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि सरकार जो है गरीबों को जब इलेक्शन होती है तो बहुत तरह के लालचें देती है और ये लालच बहुत ख़तरनाक है। मैंने देखा इतनी लालचें। अरे भाई, सरकार चला रहे हो कि एक लालच की पुड़िया चला रहे हो? सरकार देखिए इतनी तरह के लालचें दे रखे हैं। उज्ज्वल योजना की तरह जो है सिलेंडर उन्होंने सस्ता कर दिया। आखिर किस कारणों से? क्या उनके लिए वही व्यक्ति, उनके भाई बहन थे, उनके रिश्तेदार थे जो उज्ज्वल योजना ले रखे थे? क्या आम गरीब बंदा आम बंदा नहीं हो सकता? मैं एक बात सच्चाई दोस्तों आपको बता दूं कि उज्ज्वल योजना के अंतर्गत उनको लाभांतरित किया गया है जो ऑलरेडी अमीर हैं। मैं जानता हूं इस बात को, आप भी जानते होंगे। तो सरकार क्या कर रही है? अपना मनमर्जी चला रही है। इलेक्शन आ गया तो कुछ चीज़ों को सस्ती कर रही है, कुछ चीज़ महंगे कर रहे हैं और आम मिडिल क्लास के लोगों को दबाए चले जा रहे हैं। भाई, ऐसी राजनीति किस लिए? ऐसी राजनीति में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जैसे इलेक्शन जीत लेंगे उसके बाद हर चीज़ पे जो है और बढ़ा देंगी तो आम गरीब बंदे भी उनके चपेटा में आ जाएंगी। तभी दोस्तों मैं कहता हूँ हमेशा कि लालच को त्यागो और ऐसे सरकार को हमेशा भगाओ, क्योंकि जो लालच दे वो सरकार कहलाने के लायक नहीं है और जो लालच में आ जाए वो देशभक्त कहलाने के लायक नहीं है। कहते हैं अंग्रेज़ के टाइम भी ऐसे लालच महात्मा गांधी जी को भी दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी सच्चे देशभक्त थे। वो देश के सच्चे पुत्र थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के हर लालच को ठुकरा दिया। उनको पता था कि अंग्रेज़ सिर्फ वो चाल चल रहे हैं और लालच में हमारे देश को फंसाने के लिए मुझे लालच दे रहे हैं। इसलिए जो है गांधी जी ने पूरी पुण्य स्वतंत्रता के सिवा कुछ और मांग किया ही नहीं, वो अड़ गए। लेकिन हमारे भारत में लोगों की विचारधारा इतनी बदलती रहती है, मत पूछिए। मैं तो कहता हूँ हर एक आम गरीब बंदों को ये बात सोचना चाहिए कि सरकार जो लालच दे रही है, तरह तरह की जो है प्रोग्राम लॉन्च कर रही है लालचों वाली, उन प्रोग्रामों से जो है आम जनता 100 किलोमीटर दूर हो जाए। सरकार ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि हमारा देश के जो लोग हैं समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और वो लालचों के पीछे नहीं भागेंगे। तो यही बात जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। और अगर भारत को अपना प्रभुसत्ता हासिल करना है, विश्व में अपनी डंका बजवानी है, तो भारत को जो है और भारत सरकार को जो है लालच की पिटारा को बंद करना पड़ेगा। जब तक लालच हमारे देश में रहेगा तब तक जो है हमारा देश कभी भी विकसित होना संभव नहीं है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका से कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। कहते हैं हमारे देश के नेता लोग अमेरिका को अपने दोस्त मानते हैं, लेकिन उनका थोड़ा भी ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं, जो बहुत दुखदायक परिस्थिति है। आगे अगर बात हम करें विश्व राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में अस्तित्व की धारणा से पता चलता है कि महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व राजनीति की दिशा के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के व्यवहार को आकार देने और निर्धारित करने के न केवल सैन्य शक्ति बल्कि वैचारिक साधनों का जो उपयोग करता है। यानी अमेरिका दो चीज़ों में हमेशा पावरफुल है, एक तो सैन्य शक्ति में पावरफुल है और दूसरा वैचारिक संसाधनों में। उसकी विचार भी जो होता है उसी तरह से होता है जैसे किसी भी देश को अपने अंडर कर लिया जाए। छोटे राज्य इतना ही नहीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका कमज़ोर राज्यों के व्यवहार और कार्यों को भी इस प्रकार प्रभावित करते हैं जो उसके हितों के अनुकूल हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी अमेरिका का यहाँ पर सबसे अच्छा विचारधारा यही आता है कि वो छोटे राज्य और इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका कमज़ोर राज्य के व्यवहार और कार्य को भी प्रकार प्रभावित करते हैं जो उन्हें हितों के अनुकूल हो। यानी अपने आप को जो है प्रभुसत्ता हासिल करने के लिए अमेरिका हर एक छोटे से छोटे राज्य को अपने अंडर लेने की कोशिश करता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में देखा जाए जहाँ से उनकी सरकार बनी हुई है, सेंट्रल सरकार में उनको लाभांतरित करते हैं और जिनसे सरकार नहीं बनी होती है उन पर वो आलोचना ठोकते हैं। यानी जैसे मर्जी उनका सिक्का सही है। तो ये कैसी बात बन सकता है? मुझे तो लगता है ये लोग ना
दो तरफ नज़र कर रहे हैं, दो तरफा इनकी नज़र होती है। जहाँ पर इनकी सरकार होती है उस राज्य के विकास में ये प्राथमिकता देते हैं, और जिन राज्यों में इनका जो सरकार नहीं होती है उनको जो है वो बेदखल कर देती हैं। तो ये ऐसा क्यों? मैं एक बात दोस्तों हमेशा जानता हूँ, जो सेंट्रल लेवल पे होती है उनका दायित्व पूरे भारत के जो है हर एक क्षेत्र में उनका दबदबा होता है, और उनके लिए हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। और अमेरिका को देखिए यही जो है नीतियों का अनुसरण करता है कि छोटे हो या कहते हैं जो कमज़ोर राज्य हैं उन पे भी वो उतना ही अनुकूल जो है व्यवहार करती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में देखिए जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर अलग राजनीति हो रही है, और जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ पर अलग हो रही है, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ अलग नीतियाँ हो रही है, और सरकार भी जो है दो नज़रें कर रही है। तो ये सही नहीं है। हमने पूरे भारत को एक बनाना है। कहते हैं हमें फिर से जो 1947 के पार्टीशन नहीं चाहिए, लेकिन भारत सरकार इन बातों पर अनुसरण नहीं कर रही है, जो गलत है। नहीं तो हम भी पूरे विश्व में जो है शक्तिशाली बन के उभर सकती हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो वर्चस्व की इस विशेषता को जो नरम शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आधिपत्य का जो है नरम शक्ति होती है, जहाँ पर सरकार हर क्षेत्र को, कमज़ोर वर्ग को और छोटे राज्यों को जो है साथ देती है। जहाँ महाशक्ति अमेरिका जोर जबरदस्ती से बजाय राजनीतिक अनुनय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विनिमय रणनीति पर हावी होती है। तो जनरल सी बात है, जहाँ पर आपकी शक्ति कार्य नहीं कर रहा है वहाँ पर ज़बरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पर शांतिमय और नरम विचारधारा से जो है उस क्षेत्र को जीता जा सकता है। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तभी अमेरिका को जो है कि पूरे विश्व में अपनी ताकत मनवाने के लिए जो है कहते हैं मनवाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अमेरिका हर तरफ से जो है अपनी सही विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन भारत में यही डिफरेंस है कि यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं सिर्फ अपना सिक्का चलाने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे हुए हैं, अपनी हजमनी समझाने में लगे हुए हैं, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण भारत जो है बर्बाद है। क्योंकि बेशक लिए आप जितना मर्जी कह लीजिए कि भारत अच्छे से अच्छे कंडीशन में, मैं इस कंडीशन को नहीं मानता, क्योंकि जब तक आम गरीब बंदों की तकलीफ़ दूर नहीं होगा तब तक भारत जो है कहते पावरफुल नहीं बन सकता है। और आम गरीब बंदों को तब सहूलत मिलेगी जब सरकार की एक नीति होगी। कहते हैं भारत में गरीबों की कमी नहीं है, और कहते हैं झूठा कार्ड बनवाने वालों को भी कमी नहीं है, क्योंकि आज BPL APL और कमज़ोर वर्गों को जो कार्ड बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, कहते हैं वहाँ के जो बड़े बड़े क्षेत्र के जो होते हैं काउंसलर सब के सब मिले होते हैं, और जिनका अच्छा स्थिति भी होता है उनके भी वो कार्ड बना के रख देते हैं गरीबी रेखा से नीचे। तो भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत कैसे अपने आप को विकसित शो करेगा? कहते हैं सब बातें जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे इन्हीं कार्डों उडों का आंकड़ा जो होता है सामने रखी जाती है, और उसके बाद जो है भारत को एनालाइज की जाती है कि भारत अपनी किस स्थान पे अपना पोजीशन रखता है। अब जब भारत में ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे जो है कालाबाजारी होगा, तो जनरल सी बात है भारत अपनी हजमनी साबित करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। आने वाला समय में आपको सभी सब्जेक्टों का जो है यहाँ पर वीडियो मिलेगा, तो सोचना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करके नहीं रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको शायद प्राप्त न हो पाए।